पोस्ट वार पे कमीशन में जब एक जवान को वर्किंग मेथड जो अपनाया गया था पे का, उनको नॉन स्किल लेबर कहा गया था, फिर सेमी इंडस्ट्रियल लेबर कहा गया। फोर्थ सीपीसी में जाके स्पेशल स्टेटस की बात कही थी, लेकिन वहां पर भी इंक्रीजमेंट बहुत कम थी, केवल 10। ग्रुप यूनिक एक हो गया, टेक्निकल पे अलग सा हो गई। तो मुझे बताइए, फाइटिंग स्किल लड़ने वाले 97% फोर्स जिनकी स्किल बेसिक यूनिक एंड फाइटिंग है, वो आर्मी के 97% लोगों को क्या बेनिफिट होगा। पे कमीशन का उद्देश्य यही होता है कि उसके अपने कर्मचारियों का, उस ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हो, उनके परिवारों का भरण पोषण इस प्रकार से हो, उनका मोरल मोटिवेशन ऊंचा हो, जिससे खुद की, संस्था की और देश की उन्नति हो। इसीलिए हर 10 साल बाद पे कमीशन आता है। जय हिंद, नमस्कार। चलिए, दीपावली की एक बार फिर आप सभी को शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में दीप जलते रहें। 8th पे कमीशन सेल द्वारा कम्युनिटी ऑफ पे स्ट्रक्चर फॉर जीएसओआर इन डिफेंस फोर्सेस की बात करते हैं। तो चलिए, पोस्ट वार पे कमीशन से लेकर के 3rd सीपीसी तक 8 ग्रुप थे और वेतन स्केल भी 51 थे। तो 8 पे ग्रुपों को 4th सीपीसी में मर्ज करके, कम करके 5 ग्रुप बनाए गए, ए बी सी डी और ई। वहां पर भी 51 पे स्केल थे, जिन्हें 5th सीपीसी में मर्ज करके बनाया गया एक्स वाई जेड। और तब 6th सीपीसी में जेड ग्रुप को भी एबोलिस्ट करके, यानी मर्ज करके एक्स और वाई ग्रुप बनाए गए। और वहां पर एक्स ग्रुप के 2 हिस्से बताए गए, X1 जिनका अलग सा पेमेंट कहिए या एक्स ग्रुप पे कहिए, टेक्निकल पे कहिए, वो 6200 रुपया प्रति मंथ अलग सा, बेसिक पे के अलावा अलग सा खाने में, हालांकि वो पे का हिस्सा है, लेकिन ग्रेड समान होने के कारण सिपाही अगर कोई एक्स ग्रुप का है तो I3 में, लेकिन एक्स ग्रुप पे उनको सिपाही से जेसीओ तक अलग सी मिलती थी। और X2 का पेमेंट जो 3600 रुपया रखा गया इस चीज की। एक्स ग्रुप एनोमलीज के भी बहुत सारी वीडियोस आपने देखा होगा विस्तार से, आप किसी और चैनल पर उसे देख सकते हैं। यदि एक्स और वाई ट्रेड्स की असमानता की बात की जाए तीनों फोर्सेस को मिलाकर, तो सबसे कम आर्मी में टोटल ट्रेड्स हैं 28 और एक्स ग्रुप में केवल 2.58% ही ट्रेड हैं। इसी प्रकार से नेवी में है 17.70 और एयरफोर्स में सर्वाधिक 48.39% एक्स ग्रुप के अंडर आते हैं। तो ये एक मेन एनोमलीज थी, जिसे 8th पे कमीशन के सिफारिश में कहा जा रहा है कि एक्स और वाई को एबोलिस्ट करके एक यूनिक एंट्री अब्लिक यूनिक पे स्केल बनाया जाए। तो सेम लेवल में, सेम क्वालिफिकेशन में, सेम एंट्री को एक्स और वाई में ठीक से परिभाषित नहीं किया गया है। एक ब्रॉड एनोमलीज टोटली 3 फोर्सेस में आ रही है, इसलिए इसको देखते हुए 8 सीपीसी में अब प्रोपोजल क्या रखा गया है, फाइनली उसकी बात करते हैं। 8th सीपीसी उच्च तकनीकी सीमा पर जोर देगी, यानी कि उसका क्यूआर एक उच्च तकनीक का रखा जाएगा। इसके अलावा विशिष्टता और कौशल के आधार पर, एबिलिटी एंड स्किल के आधार पर एक्स और वाई को अबोलिस्ट करके यूनिक पे स्केल दिया जाएगा और स्किल एंड एबिलिटी बेसिस पे बैंड्स रखे जाएंगे और इस प्रकार से यूनिवर्सल पे स्केल दिया जाए और टेक्निकल पे अलग सा दिया जाए। जिस प्रकार से अधिकारियों को, डॉक्टर्स को नॉन प्रैक्टिस अलाउंसेस अब्लिक टेक्निकल पे दी जाती है, इसी प्रकार का रखा जाए। तो ये था आपके लिए, यानी जीसीओ जवानों के लिए, पे स्ट्रक्चर ऑफ जीसीओ वार इन डिफेंस फोर्सेस। और उसमें मेनली निकलकर ये आ रहा है कि अब वाई ग्रुप और एक्स ग्रुप भी नहीं रहेंगे, ग्रुप केवल होगा एक, जो होगी यूनिक एंट्री। अब इससे क्या निकल कर आ रहा है, आप सबको क्या फायदा है, नहीं है, उसका विश्लेषण करते हैं, जिसे आप जरा ध्यानपूर्वक सुनिए और अपने कमेंट्स जरूर जरूर दीजिएगा। नंबर 1, क्या सर्वाधिक जो वाई ग्रुप के संख्या 97.42 आर्मी में है, उनको क्या विशेष बेनिफिट होगा? क्योंकि टेक्निकल पे तो अलग से मिलेगी, जिस प्रकार एक्स ग्रुप को एक्स ग्रुप पे अलग से मिल जाती थी, तो उसका वाई ग्रुप को बेनिफिट क्या होता था? सिर्फ ग्रुप ही तो अलग था।
अब आगे इससे क्या अपग्रेडेशन होगा? अपग्रेडेशन की कहीं पर बात नहीं की गई है, केवल ग्रुप को मर्ज करने की बात की गई है। चलिए आगे बोलते हैं। ऑफिसर्स अपग्रेडेशन लेवल इज क्लियर। जो अधिकारियों का लेवल का मैंने वीडियो चलाया था कि हिस्टोरिकल पेरिटी ऑफ ऑफिसर्स विद देयर काउंटर पार्ट्स में, जहां पर 5th सीपीसी में सेकेंड लेफ्टिनेंट को एबोलिस्ट करके लेफ्टिनेंट से शुरू किया गया था, ताकि हिस्टोरिकल कंपैरिटी अब्लिक पेरिटी सिविल ऑफिसर्स के इक्विवेलेंस पर आ जाए। अभी भी आर्मी का कहना यह है, अब भी लेवल 14 यानी कि सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप द पेमेंट ऑफ मेजर जनरल तक केवल 0.82 अफसर ही पहुंच पाते हैं, जबकि सिविल अफसर्स NFU नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन के तहत 25% लोग बिना किसी विशेष नीति के, बिना किसी क्यूआर के मेजर जनरल के पेपर पहुंच जाते हैं फौजी भाषा में, लेकिन अफसर से नहीं पहुंचते हैं। इसलिए एंट्री डायरेक्ट अब 8th सीपीसी में लेफ्टिनेंट भी एबोलिश्ड होके कैप्टन से ही भर्ती होंगे, लेफ्टिनेंट बन जाएंगे ट्रेनिंग पीरियड के दौरान के आखिरी ईयर में ही। चलिए ठीक है, होना भी चाहिए, अफसर से बनना सबकी बस की बात नहीं है। 3 जो अपग्रेडेशन होंगे वो होंगे 11, 12 सिविल स्केल है, 13 और 14 करेक्ट और क्लियर कट दिया गया है। लेकिन आपके मामले में ऐसा कोई हिस्टोरिकल काउंटर पार्ट की यहां पर बात नहीं की गई कि आप किसके काउंटर पार्ट हैं, आप किसके इक्वल हैं, और अब आपको 8th सीपीसी में अपग्रेडेशन किया जाएगा या नहीं। इसे दूसरे तरीके से समझिए। ऑफिसर्स लेफ्टिनेंट एबोलिश्ड होकर कैप्टन से शुरू होंगे, अच्छी बात है, लेकिन पे बैंड 3 में जो लेवल बच जाते हैं, जहां पर आप कह रहे हैं कि जीसीओस की पेरिटी या कंपेयर जवानों के साथ नहीं किया जाएगा, यानी कि वो पीवीओआर में शामिल नहीं है, तो क्या पे बैंड 3 के वो लेवल जीसीओस के होने चाहिए, हाँ या ना? ये आपने, यदि हाँ है, यदि होता है तब ये आपको 18 साल में तीसरी एसीपी का फायदा होगा, नहीं तो जैसे 24 में इंतजार कर रहे थे वैसे 18 तक करना मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि आगे से ब्लॉक है, स्टैग्नेशन हो जाता है। जवान ये सोचता है कि जीसीओस की क्यों बढ़े, जीसीओ की नहीं बढ़े तो आप जीसीओ को लाके कभी ऊपर जा भी नहीं पाओगे, ये बात याद रखना। चलिए पहली बात क्लियर हो गई। दूसरा, यदि अपग्रेडेशन का क्लियर फॉर्मेट दिया जाता है कि पे बैंड 3 के वो लेवल अब जीसीओ का अधिकार बनता है, तो फिर जीसीओ का जो लेवल खाली हुआ है 6, 7, 8, वहां पर जवान अब्लिक एनसीओ का अधिकार बनता है या नहीं? हाँ बनता है, मेरी तरफ से तो बनता है। क्या ऐसा एविडेंस अभी तक कोई दिया है इसमें? मुझे नहीं लगता है। तो ये था दिया गया अपग्रेडेशन जो कि क्लियर कट नहीं है। तीसरा, इसमें यह दर्शाया गया कि पोस्ट वार पे कमीशन में जब एक जवान को वर्किंग मेथड जो अपनाया गया था पे का, उनको नॉन स्किल लेबर कहा गया था, फिर सेमी इंडस्ट्रियल लेबर कहा गया, 4th सीपीसी में जाके स्पेशल स्टेटस की बात कही थी, लेकिन वहां पर भी इंक्रीजमेंट बहुत कम थी, केवल 10, और नौकरी थी पूरा 15। तो इस प्रकार शॉर्ट सर्विस को वहां पर भी फायदा नहीं था। डिस्टर्बेंस अलाउंस, रैंक पे इत्यादि तो मिलती ही नहीं थी। 6th सीपीसी की मेहरबानी से मिलिट्री सर्विस पे का इजाद तो हुआ, लेकिन वो इतना कम था, सर्विस इतनी छोटी थी कि उसका भी कुछ विशेष बेनिफिट नहीं हुआ। यही टर्म ऑफ रेफरेंस अब्लिक सिफारिश खुद हम लोगों ने भी सरकार तक भेजी है, बार बार मैं आपसे कह चुका हूं। केवल ग्रुप को मर्ज करने की बात की है, पे बैंड के लेवल स्पष्ट नहीं किए गए हैं कि हवलदार जी किस पे बैंड में जाएगा, हवलदार जी पे बैंड 2 का हिस्सा होगा भी या नहीं, जीसीओ पे बैंड 3 के हिस्से होंगे या नहीं, फिर अपग्रेडेशन कैसे हुआ? ग्रुप यूनिक 1 हो गया, टेक्निकल पे अलग सा हो गई। तो मुझे बताइए, फाइटिंग स्किल लड़ने वाले 97% फोर्स जिनकी स्किल बेसिक यूनिक एंड फाइटिंग है, वो आर्मी के 97% लोगों को क्या बेनिफिट होगा, ये भी आपने कमेंट्स में बताना। और आखिर MACP जिसका पीरियड अब 18 रखा गया, सिपाही यदि 17 करता है, उन्हें 4 में दिया गया है कि +2 और करे ताकि वो MACP का बेनिफिट ले। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस हालत इस प्रकार से होना चाहिए कि व्यक्ति खुद का डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट के लिए वो सारी शर्तें करे, वो सारा परफॉर्मेंस दे, ताकि उच्च स्तर तक एक ऑर्गेनाइजेशन का फैकल्टी डेवलपमेंट बनी रहे, जिससे खुद का और ऑर्गेनाइजेशन का और देश का और उस उद्देश्य की पूर्ति होते रहे। ये मेन बात होनी चाहिए किसी भी पे कमीशन का, और हर पे कमीशन का उद्देश्य यही होता है कि उसके अपने कर्मचारियों का, उस ऑर्गेनाइजेशन का
डेवलपमेंट हो, उनके परिवारों का भरण पोषण इस प्रकार से हो, उनका मोरल मोटिवेशन ऊंचा हो, जिससे खुद की, संस्था की और देश की उन्नति हो। इसीलिए हर 10 साल बाद पे कमीशन आता है। तो चलिए, इन सब संदर्भों में आपकी राय क्या, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।